अपेक्स कॉमर्स एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए हुए सेट को लेकर, जो कक्षा 12 विषय लेखा शास्त्र की है। तो आइए एक एक करके हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल पे ऑलरेडी मिलेंगे और मैं भविष्य में इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे डालता रहूँगा। धन्यवाद। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। मतलब अगर पार्टनर्स के बीच कोई समझौता नहीं है तो लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार से करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है बराबर बराबर, यानी कि इक्वली। दूसरा ऑप्शन है पूंजी के अनुपात में ये नहीं होगा, विभिन्न अनुपातों में ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहला वाला आंसर है बराबर बराबर। सेकंड क्वेश्चन है साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। अगर पार्टनर्स के बीच कोई भी साझेदारी समझौता नहीं बना हुआ है तो उन लोगों को पूंजी पर ब्याज कितना देंगे। तो पहला ऑप्शन है 8%, दूसरा ऑप्शन है 6%, तीसरा ऑप्शन है 2% और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साझेदारी संलेख के अभाव में पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, मतलब ब्याज अगर आहरण पे फर्म को मिलेगा तो उसके लिए होता है इनकम, यानी कि आय। तो ये इसका बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। तो 6.5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 5.5 महीने के लिए और 12 महीने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 5.5 मंथ के लिए होगा। अगर ये प्रथम तारीख को बोलता तो 6.5 होता और मध्य में बोलता तो 6 मंथ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 5 नंबर, निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है। ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, सैलरी और किराया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पूंजी पर ब्याज। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय व्यवसाय की प्रकृति, प्रबंध की कार्य क्षमता, तकनीकी ज्ञान, ग्राहकों की स्थिति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राहकों की स्थिति। कहीं कहीं आपको ये भी आंसर मिलेगा तकनीकी ज्ञान, तो ये दोनों भी हो सकता है, पर अभी हमारे हिसाब से ये ग्राहकों की स्थिति होगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं ख्याति, अधिलाभ, अधिकोष, सामान्य लाभ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ख्याति, यानी कि गुडविल। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ख्याति है मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति, इनमें से कोई नहीं, यानी कि टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अमूर्त संपत्ति, यानी कि इनटैंजिबल एसेट्स। पिछले 3 वर्षों के लाभ 6,000 रुपया, 13,000 रुपया, 8,000 रुपये थी। ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर होगा कितना। तो यहाँ आंसर है 81,000, 9,000, 18,000, 27,000। तो आपको पता है गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो जितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में आप उसको ऐड करेंगे। जब आप ये तीनों को ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे आएगा आपका 27,000, 6,000, 13,000 और 8,000 को। इसके बाद क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ ईयर, यानी कि जितने साल का प्रॉफिट है उससे डिवाइड करते हैं। तो आप 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा फिर से 9,000 रुपये, यानी कि 9,000। और 9,000 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता में लाभ पक्ष का जमा पक्ष पर अधिक है, क्या है। तो सीधा सा बात है प्रॉफिट है। दूसरा ऑप्शन है हानि, ये है नहीं, प्राप्ति ये भी नहीं होगा और एक्सपेंसेस ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाभ, यानी कि प्रॉफिट। विगत 3 वर्षों के औसत लाभ 42,000, 39,000 तथा 45,000 रुपये है। औसत लाभों के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति का मूल्य होगा। फिर से वही क्वेश्चन है आपका, बस अमाउंट चेंज है। तो आपको फिर से क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। जब आप तीनों को जोड़ेंगे ना तो 1,26,000 आएगा। 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 42,000 आएगा और जब इसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84,000 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो होगा आपका 84,000, यानी कि बी नंबर आंसर होगा इसका। 12 नंबर क्वेश्चन में है ए और बी साझेदार है, सी को 1/5
के लिए शामिल किया जाता है। सी अपने लाभ के लिए 1,20,000 रुपये पूंजी के रूप में लाता है, फर्म का शुद्ध मूल्य बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, सी के पूंजी और उसके हिस्से के अकॉर्डिंग फर्म का शुद्ध मूल्य निकालेंगे, यानी कि 1,20,000 इंटू 5/1 करेंगे। तो यहां पे आएगा कितना, 6 लाख, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 लाख, यानी कि डी नंबर आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्तियों तथा दायित्वों को लेखा किया जाता है। कौन सा मूल्य पे किया जाता है, तो मूल्य पे, पुनर्मूल्यांकन मूल्य पे, वसूली योग्य मूल्य पे और ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुनर्मूल्यांकन मूल्य पे, रिवैल्यूएड अमाउंट पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है पूंजी के भुगतान के लिए, लाभ में हिस्सा पाने के लिए, संपत्ति क्रय करने के लिए और इनमें से कोई नहीं। क्या बोला कि एक नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि फर्म को क्यों दिया जाता है, तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है। ए, बी और सी साझेदार है जो लाभ एवं हानियों को 4-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। डी को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, नया अनुपात होगा। तो आप इसका रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4:3:1। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के डालेंगे। आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन पे। एक्स वाई जेड साझेदार हैं तथा लाभ विभाजन अनुपात 3:5:1 है। वाई अब अवकाश चाहता है, उसका हिस्सा जेड ने ले लिया, एक्स और जेड का नया अनुपात होगा। तो इसमें भी आपको अपना फॉर्मूला यूज करना है, अगर नहीं आता है तो फिर से आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स पे, तो मैं इसका वीडियो डालूंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1:2। 17 नंबर है। ए, बी और सी 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात होगा। पहले रेशियो को अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद जो पार्टनर रिटायर किया उसके रेशियो को हटाएंगे और फिर न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को आप लेस करेंगे तो आपका निकलेगा गेनिंग रेशियो, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 3 और 2। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:2। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ पूंजी खाते में जमा किए जाने चाहिए। तो सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, बचे हुए साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में, बचे हुए साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात में और इनमें से कोई नहीं। क्या बोलता है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ पूंजी खाते में जमा किए जाने चाहिए। अवकाश ग्रहण करने पे, तो यहाँ पे क्या होगा, सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, बचे हुए साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में, बचे हुए साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात में और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, क्योंकि इसमें सारे साझेदारों का हिस्सा होता है। आ जाइए 19 नंबर क्वेश्चन पे। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, यानी कि गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। एक नए साझेदार के प्रवेश के समय, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदारी फर्म के विघटन होने पर और इनमें से कोई नहीं। तो गेनिंग रेशियो कब निकलता है, जब किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है तब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को बांटा जाता है। अवकाश जब ग्रहण करता है कोई साझेदार तो पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ या हानि होता है उसको बांटते हैं। तो किसमें बांटते हैं, तो बचे हुए साझेदारों द्वारा, सभी साझेदारों को, नए साझेदारों को, इनमें से कोई नहीं। तो यहां जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी साझेदारों में, ऑल पार्टनर्स में। 21 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या लिखता है। यहां लिखा हुआ है किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा, उसके लाभ की ख्याति के साथ, उसके लाभ, उसके भाग की ख्याति के साथ, फर्म की ख्याति के साथ, शेष साझेदारों के भाग की ख्याति के साथ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा उसके लाभ, उसके भाग की ख्याति के साथ ही हर शेयर्स ऑफ गुडविल। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है, एक कंपनी के अंशधारी होते हैं। शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर, यानी कि ऑनर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स और मैनेजर्स, यानी कि स्वामी, लेनदार, देनदार और प्रबंधक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वामी, यानी कि ऑनर, उसका मालिक। 23 नंबर क्वेश्चन में लिखता है जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। जब हम किसी
शेयर्स का पैसा नहीं मिलता और उसके अंशों को जब्त करते हैं, तो जब्त करने के बाद जो शेष मनी बचता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूंजी संचय खाता यानी कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछेंगे, मैं उसका दोबारा सॉल्यूशन जरूर डालूंगा। ठीक है, आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन पे। अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है यानी कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए पूंजीगत लाभ, पूंजीगत हानि, सामान्य लाभ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूंजीगत लाभ यानी कि कैपिटल गेन। 25 नंबर क्वेश्चन पे को देखते हैं। कंपनी के दायित्वों में जोड़े जाने वाली पूंजी कहलाती है, कंपनी के दायित्वों में जोड़े जाने वाली पूंजी कहलाती है अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी और चुकता पूंजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चुकता पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? तो पेड अप कैपिटल, आयाचित पूंजी यानी कि अनकॉल्ड अप कैपिटल, अधिकृत पूंजी यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल और निर्गमित पूंजी। क्या पूछा? कंपनी, इसमें से कंपनी के पंजीकृत पूंजी कौन सी है? तो ये है आपका पंजीकृत पूंजी यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल। 27 नंबर है क्वेश्चन में, अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण निर्गमित किया जाता है? हम जारी करने से पहले कौन सा विवरण जारी करते हैं? तो सीधा सा बात है प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं, जिससे अंशों, जो हमारे अंश खरीदना चाहते हैं उनको पता चले कि व्यवसाय की क्या स्थिति है। ये प्रोस्पेक्टस के माध्यम से वो जान सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है? अंश आवंटन खाता है, एक मिनट, हाँ, अंश आवंटन खाता है कौन सा खाता है? हमारे पास खाता जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो इसमें से पूछता है किसके अंतर्गत आता है ये? तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत खाता, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक खाता, तीसरा ऑप्शन है नाममात्र खाता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, लाभांश सामान्यतः दिया जाता है तो अधिकृत पूंजी पे, निर्गमित पूंजी पे, मांगी गई पूंजी पे और पेड अप यानी कि प्रदत्त पूंजी पे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा पेड अप कैपिटल पर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है। जब अंशों का हरण करते हैं तो क्या घट जाती है? तो चुकता पूंजी, अधिकृत पूंजी, अस्थायी पूंजी और आरक्षित पूंजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चुकता पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल। 31 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखता है? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गमित कर सकती है समतांश, पूर्वाधिकार, समता और पूर्वाधिकार, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समता और पूर्वाधिकार दोनों, ये दोनों प्रकार के अंश को जारी कर सकती है। 32 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की दर है कितना? 8%, 12%, 5%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12%। और अगर कॉल्स इन एरियर होता, बकाया याचना होता, तो उस पर 10% लिखते हैं हम लोग। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, अंश आवेदन खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी होगा आपका व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट। ये याचित पूंजी और प्रार्थित पूंजी के अंतर को कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड, बकाया याचना यानी कि कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, अनकॉल्ड कैपिटल और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयाचित पूंजी यानी कि अनकॉल्ड कैपिटल। समतांशधारी होते हैं ग्राहक, लेनदार, स्वामी और डेटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी यानी कि ऑनर। अंशधारी प्राप्त करते हैं इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन और प्रॉफिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिविडेंड यानी कि लाभांश। जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है अंश पूंजी खाता में यानी कि शेयर डिस्काउंट अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हैं तो आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, अंशों का निर्गमन किया जा सकता है सममूल्य पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर और बोथ ए एंड बी। तो ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, आ जाइए 39 नंबर क्वेश्चन पे, अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के ... पक्ष में दिखाया जाता है। कौन सा पक्ष में दिखाया जाता है? तो दो पक्ष होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो हम इसको लिखेंगे लायबिलिटीज के पक्ष में यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा बी। और अंतिम क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। यहाँ पे बोलता है दायित्वों की कुल राशि सम्मिलित होती है अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी और चुकता पूंजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेड अप कैपिटल यानी कि चुकता पूंजी। तो ये हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। अगर आपको
ये हमारे द्वारा बताया हुआ वीडियो समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।